परिधि पेशे से दंत चिकित्सक हैं। उनकी कहानियाँ परिकथा, समावर्तन, भास्कर रसरंग एवं वागर्थ में इत्यादि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। यहाँ प्रस्तुत उनकी कहानी वजूद सन 2009 में, जब परिधि की उम्र महज 17 साल थी, गीत चतुर्वेदी के संपादन में प्रकाशित हुई थी। तो आइए पढ़ते हैं परिधि की कहानी वजूद। घर के पिछवाड़े में बने कुएं के पास से, बेहद पास से, एक गिरगिट सरसराता हुआ निकला और कुछ ही दूरी पर जाकर स्थिर हो गया और फिर अपना सिर हिलाने लगा, मानो किसी ने उससे यह पूछा हो कि कुएं के आसपास कीचड़ के जमा होने से बचने के लिए बिछाई गई छोटी छोटी गिट्टियों के बीच जमा हो गए पानी के गीलेपन की बसाहट उसे अच्छी लगी या नहीं। बोल रहे टेंट के हाँ कि ना, और उसने अपना सिर हिलाया हो हाँ। पास ही पीली सींकों वाला एक झाड़ू पड़ा था, जिससे बिल्ली के 2 नन्हे बच्चे खेल रहे थे। बारिश के चलते अब भी बगीचे की जमीन गीली मिट्टी से बनी थी। बारिश अब थम चुकी थी, पर बादलों के बीच से बिजली का कड़कना अब भी बेहद हल्के हल्के ही सही जारी था, मगर कभी न कभी उस कड़कन को थमना ही है। ठीक उसी तरह जिस तरह चुंधियाती रोशनी के बीच लुप्त हो चले अंधेरे की तरह हौले हौले से शांत हो जाती हैं व्योम में उमड़ घुमड़ रहे बादलों के बीच बिजली के कड़कने की आवाज़ें। जैसे सही जवाब न पाकर थक हार कर अपना अस्तित्व खो बैठने की कगार पर आ जाता हो कोई सवाल का उठना और फिर कहीं खो जाना, फिर कभी उठना फिर खो जाना, कभी दिन कभी रात। सवाल जो चाहता है सही जवाब, जो जीवित रहता है इसी आस में कि एक न एक दिन वह जरूर मिल पाएगा अपने जवाब से। पर जवाब मिल जाने के बाद उस सवाल का क्या होता होगा? यदि वह सवाल विज्ञान, गणित या ऐसे ही किसी विषय से जुड़ा हो, तब शायद बच्चे उसके जवाब को अपने पाठ्य पुस्तकों से पढ़ पढ़ कर परीक्षाओं में अच्छे अंक लाते होंगे। पर यदि सवाल व्यक्तिगत स्तर का हो, तब उसके जवाब से सिर्फ कंसर्न व्यक्ति को ही संतोष मिल पाता होगा। हाँ शायद। काश मुझे कोयल के विषय में कुछ भी पता न होता। यह ख्याल अनायास ही उसके मन में आ गया, जिसने उसकी भौहों को जरा सा सिकुड़ जाने के लिए विवश कर दिया। वह हैरान थी कि आज इतने वर्षों के बाद यह ख्याल उसके दिमाग में कहाँ से आ गया। आज ही क्यों? क्या इसलिए कि उसकी माँ अब नहीं रही? सामने बैठा नील अपना सामान बांध रहा था। उसे वापस जाना था। सारे क्रियाकर्म खत्म हो चुके थे। नील, जिसे कभी फोटोग्राफी का बेहद शौक था, अब एक इंजीनियर है जो उससे 4 साल छोटा है और आज भी उसे दीदी ही कहता है, सब कुछ जानते हुए भी। सोफे पर बैठे हुए अखबार थामे वह नील को टुकुर टुकुर देख रही थी। अखबार में उसका ध्यान नहीं था। हर वक्त कुछ न कुछ बकर बकर करते रहने वाले अपने इस भाई को वह पहली बार इतना शांत देख रही थी। नील को चले जाना था। घर में पापा और दादी का ख्याल रखने के लिए अब सिर्फ उसे रुकना था, सिर्फ उसे, वह रोजा। इत्तेफाक से तो शायद नहीं, पर दादी और नील को छोड़कर उनके घर के अन्य सभी सदस्य डॉक्टर निकले। उनका छोटा सा नर्सिंग होम, जिसे कभी रोजा के मम्मी पापा चलाते थे, अब दोनों बाप बेटी को ही चलाना था। रोजा की माँ, उसकी तथाकथित माँ सैली दीवान, और वह थी रोजा, सिर्फ रोजा, आगे पीछे कुछ नहीं। रोजा दीवान तो बिल्कुल भी नहीं। शायद यह फैसला उसकी माँ का ही था। पर कुछ चीज़ें शायद इत्तेफाक होती हैं, जैसे इसी वर्ष रोजा का डॉक्टर बनना, इसी वर्ष माँ का चल बसना, इसी वर्ष नील की नौकरी लगना। शायद हमेशा ऐसा ही होता है। किसी एक चीज़ की कमी हो जाने पर अन्य चीज़ें आपस में तालमेल बैठा लेती हैं। हो सकता है कि सब कुछ फिर से ठीक ठाक चलने लगे। पर वह छूटा हुआ प्रश्न, वह ख्याल, उनका क्या?
यदि कभी पापा की जायदाद का बंटवारा हुआ तो यथासंभव बराबरी करने पर भी नील को रोजा से कुछ कम ही मिल पाएगा, क्योंकि रोजा के पास माँ की डायरियाँ थी जिन्हें वे अन्य चीज़ों की तरह ही अपने पीछे छोड़ गई थीं। वह डायरियाँ जिनमें माँ की जीवित स्मृतियाँ थीं, जिनमें एक ऐसी छिपकली का वर्णन था जो उसके नाना जी के घर के पानी की टंकी में डूबकर मर गई थी और उसे नानी जी ने खूब गालियाँ बकी थीं, क्योंकि उस हरामखोर छिपकली की वजह से उन्हें पूरी टंकी खाली करवानी पड़ी थी। उस डायरी में माँ के बचपन का वह दिन भी था जब उन्होंने नदी किनारे उग आए एक छोटे से कैक्टस की तस्वीर बनाई थी और उन्हें अपनी ड्राइंग टीचर से खूब मार पड़ी थी, और तब उन्होंने सीखा था कि हर चीज़ की एक अपनी जगह होती है। उस डायरी में उनके बचपन का वह दिन भी था जब वे नानी के साथ सब्जियां खरीदने के लिए हटरी बाजार गई थीं और वहां अपनी मां के बगल में बैठी हुई एक गाजर वाली की बेटी गाजरें चबाते हुए उन्हें मुंह चिढ़ा रही थी, मानो वह कह रही हो कि देख, मैं तो यहीं पर बैठे बैठे मुफ्त में जितना जी चाहे उतना गाजर खा सकती हूँ, तू तो नहीं खा सकती। भले ही माँ को कच्चे गाजर पसंद न थे, पर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिहाज से उन्होंने नानी के पास रखी अपनी टाफियाँ मांग ली थीं और इतराते हुए उन्हें खाने लगी, जिन्हें देखकर गाजर वाली की बेटी अपनी माँ से टाफियों के लिए जिद करने लगी, जिसके चलते उसे थप्पड़ भी खाने पड़े और जिसके चलते रोजा की माँ इस तरह हंस पड़ी कि वह अपने ठीक पीछे खड़ी उस गाय से टकराते टकराते बची जो बीच सड़क पर पड़े एक सड़े टमाटर का मुआयना कर रही थी कि वह टमाटर उसके खाने योग्य है या नहीं, हाँ कि ना। उस डायरी में माँ के जीवन की अनेकों बातें थीं, जवानी की चंद यादें थीं, रोजा के बारे में भी काफ़ी कुछ था। हर चीज़ की अपनी जगह क्यों होती है, शायद रोजा माँ से पूछना चाहती थी, पर माँ अब नहीं रही थी। आखिर उसकी सगी माँ कौन रही होगी? माँ नहीं, सिर्फ जननी। खैर, इससे अब फर्क ही कितना पड़ता था, या फिर पड़ता था क्या? पिता के माथे पर खिंच आई अनचाही लकीरें, घर में रह रहकर महसूस हो पाने वाली किसी की कमी, अचानक से चीज़ों का इस कदर बदल जाना, दादी की रोशनी खो चुकी आंखों में बेवजह पानी का भर आना, ये सारी बातें उसके मन में खौफ पैदा करती थीं। आखिर यह सब इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो गया? काश उनका मकान सिर्फ एक मंजिल का होता, दूसरी मंजिल उसमें होती ही नहीं, न ही होती इस पूरे संसार भर में कोई इतनी ऊंची जगह जहाँ से उसकी माँ गिर सकती थी। न होता बांस और न बजती बांसुरी, न मालूम इस मुहावरे की शुरुआत कहाँ से हुई होगी। पर रोजा को यह मुहावरा यहीं पर सबसे सटीक लग रहा था। उसने माँ की डायरियाँ न जाने कैसे खंगाल कर चुपके से अपने पास रख ली थीं। शायद उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं था, पर उन डायरियों पर अधिकार जमाने वाला कोई और दावेदार मौजूद भी नहीं था, और इस तरह से मिल गई थी उसे वह डायरियाँ, जिन्हें अपने कमरे के स्टडी टेबल पर रखकर वह पढ़ रही थी कि अचानक उसकी नज़र खिड़की के बाहर कुछ दूरी पर खड़े एक नींबू के पेड़ पर पड़ी, जिसे कभी माँ ने ही उगाया था। यही पेड़ था शायद जिसकी झुरमुट में कभी एक रंग बिरंगी तितली फंस गई थी, जिसे रोजा ने बड़ी सावधानी से बाहर निकाला था और फिर उस तितली का वैसा ऑपरेशन किया था कि वह घायल तितली सीधे परलोक से धार गई थी। तब रोजा काफ़ी छोटी थी, यह बात उसने किसी से नहीं कही थी, पर आज उसका जी कर रहा था कि माँ उसकी इस हरकत के लिए उसे खूब डांटे। उसे हंसी सी आ गई। उसे याद हो आया कि किस तरह जरा सी सर्दी हो जाने पर माँ ने एक बार उसे ज़बरदस्ती कोई कड़वी सी दवा पिलाई थी। अचानक उसे ध्यान आया और उसने फिर से प्रश्न किया, क्या तितलियों की अंत्येष्टि नहीं की जाती? क्या उसके सगे संबंधी उसकी मौत का गम नहीं मनाते? अगर नहीं तो क्यों? प्रकृति के कुछ नियम आज उसे अत्यंत आपत्तिजनक लग रहे थे। आखिर इंसानों को ही भावनाएं क्यों दी गईं? वह सवाल करती रही, सोचती रही और महसूसती रही
उस अचरज भरे एहसास को जो उसे यह सोच सोच कर हो रहा था कि आखिर इतनी साधारण बातें उसने इससे पहले कभी क्यों नहीं सोची। शायद सचमुच यह बात सच थी कि हर चीज़ का एक समय होता है, हर समय की एक निश्चित जगह होती है, कि हर चीज़ की एक निश्चित जगह होती है। शायद नहीं भी। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। वह बाहर निकल आई। हल्की हल्की बूंदों का उसके शरीर को छूना आज उसे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। वह चीज़ों की कुछ ज़्यादा ही कद्र करने लगी थी, भले ही वह चीज़ें उसकी अपनी हों या न हों। बारिश में उसकी पीली टॉप और भी गहरी पीली हो गई थी। भगवान जाने कैसे आज वह फिर से बच्ची बन गई थी। वह लॉन के एक गड्ढे में जमा हो गए पानी से छपाछप खेलने लगी। तभी अचानक जोर की बिजली कड़की। उसे डर नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। पर यदि रामचरण की तरह उसके साथ भी कोई अप्रत्याशित घटना घट जाती तो? रामचरण के नाम से ही उसे याद हो आया रामचरण के नाम से ही उसे याद हो आया एक गोरा आदमी जो हरदम मुस्कुराता रहता था। वह हंसता था खूब जोर से। उसने ही एक बार रोजा से कहा था कि उसकी एक बेटी है गांव में, उसके गांव में। तब उसकी बेटी यही कोई 5-6 महीने की रही होगी। एक बार रामचरण छुट्टी लेकर गांव चला गया। काफ़ी दिनों तक नहीं लौटा। उनके यहाँ की एक नर्स मिस रिया, जो बेहद लड़ाकू किस्म की थी, ने उसे कामचोर कहना चालू कर दिया था। पापा ने सोचा कि शायद रामचरण ने नौकरी छोड़ दी है, और जब महीनों बीत गए तब उसकी जगह किसी दूसरे नौकर को रख लिया गया था। काम चलता रहा और फिर लगभग 1 वर्ष बाद रामचरण के ही गांव से आए उनके नए दूध वाले के जरिए उन्हें पता चल पाया था कि रामचरण अब कभी वापस लौट कर नहीं आने वाला, क्योंकि बिजली कड़कती है आसमान में बारिश का संदेश देती हुई, कभी कभार उनके नर्सिंग होम के किसी नौकर की मौत का संदेश देती हुई कड़कती है बिजली। देखने वालों का कहना था कि रामचरण गोरा था, उसे बिजली ने छू लिया था और उसका सारा शरीर सुर्ख नीला पड़ गया था। उसके गोरेपन के चलते गहरा नीला। एक गोरे आदमी को बिजली छू लेती है, वह नीला पड़ जाता है और बिना किसी को अलविदा कहे चला जाता है। और लगभग 1 वर्ष बाद कोई दूध वाला आकर बताता है कि रामचरण कामचोर नहीं था, उसने नौकरी नहीं छोड़ी, बस उसे पूर्ण विराम दिया था। बस इतनी गलती की थी कि वह जाते जाते किसी को अलविदा न कह सका, क्योंकि वह तो अपने गांव से किसी दूसरे गांव जा रहा था पैदल, और आ टपकी थी एक बिजली उसका रास्ता रोकने के लिए। हल्की बूंदाबांदी में, अनावृष्टि में अतिवृष्टि होती है कभी कभी। रोजा वहीं खड़ी रही, बेहद मौन। आखिर कोयल ऐसा क्यों करती है? वह अपने अंडों को किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में चुपचाप क्यों छोड़ जाती है? एक नन्ही कोयल जो तब तक अजन्मी होती है, वह उसे कैसे इस तरह छोड़ सकती है? और वह गुस्से से बौखलाने लगी। उसे रोष आ रहा था अपनी कोयल जैसी जननी पर और नन्ही कोयल के से अपने वजूद पर। और फिर तैर गई उसकी आंखों के आगे वह तस्वीर जिसमें एक 10 साल की बच्ची सावधान होकर खड़ी थी, बिल्कुल स्तब्ध, निश्चल होकर, और उसके सामने बिस्तर पर बैठी एक माँ जैसी स्त्री उससे कह रही थी कि वह उसकी माँ नहीं है। और वह देखती रही चुपचाप उस स्त्री की आंखों की कोरों से निकल निकल कर झर रहे आंसुओं को। और आज वह स्त्री जीवित नहीं थी और कुछ दिनों पहले ही उसका अंतिम संस्कार किया गया था। आखिर कहाँ से आई होगी उस स्त्री में इतनी हिम्मत कि विवाह से पूर्व उसने एक अनाथ बच्ची को गोद ले लिया? आखिर कहाँ से आया होगा उसके पिता के पास इतना बड़ा दिल कि वह रोजा को अपनी औलाद बताते थे? नानी का उससे नफरत करना, दादी का उसे बचपन में हर बात के लिए डांटना, मिस रिया का उससे यह कहना कि वह जहाँ रह रही है और जिन चीज़ों पर वह अधिकार जमा रही है उनकी अधिकारिणी वह नहीं है, सब कुछ उसे धीरे धीरे याद आता गया। सब कुछ आईने की तरह साफ था, फिर भी सब कुछ कितना धुंधला था, बिल्कुल अंधेरी रात की तरह। बारिश अब भी हो रही थी। उसने अपने गीले बालों को छुआ, उसने अपने चेहरे को भी छुआ।
उसने अपने गालों पर हाथ फेरा। उसके गाल भी अब भीग कर गीले हो चुके थे। उस गीलेपन की नमी को वह महसूस कर सकती थी। वह नमी जिसमें सिर्फ बारिश का पानी नहीं था, कुछ और भी था।